हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के चैप्टर नंबर 14 की, जिसमें आज हमें बात करनी है गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस के बारे में। इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स रहेंगे, जैसे कि आज पता करेंगे डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, लाइसेंस क्या होता है। तो कुछ इस टाइप के टॉपिक्स आज हमारे रहने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं पे स्किप मत कीजिएगा। एज यूजुअल इस वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे आपको मिल जाएगा। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं। तो आज हमें बात करनी है चैप्टर 14 में गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस, जिसमें हमें बात करनी है डॉक्यूमेंटेशन की, बात करनी है लाइसेंस की, बात करनी है रिन्यूअल कैसे होता है उसके बारे में बात करनी है, ई गवर्नेंस क्या होता है, ठीक है। इन कम्युनिटी फार्मेसी में ये सारी चीजें के बारे में बात करना है। हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में बात करना है। फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करना है। होलसेल बिजनेस के बारे में बात करना है। इंस्पेक्शन कैसे होता है, क्या इनपुट होता है, क्या आउटपुट होता है, उसके बारे में बात करना है। अगर किसी भी ड्रग को या किसी मेडिकल डिवाइस को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर आपको करना है तो क्या क्या रूल रेगुलेशंस होते हैं। तो क्योंकि ये बहुत बेसिक चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है, मतलब इसको हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ अपनी लैंग्वेज में इसको मेंटेन करना है। जैसे हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में आपको पता है, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपको पता है, और लाइसेंस के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होगा, तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। First of all, today we will discuss about the good regulatory practice. What is good regulatory practice? तो good regulatory practice नेम से डिफाइन हो रहा है। good का मतलब अच्छा और regulatory मतलब जितने भी रूल रेगुलेशंस बने हैं उनको रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से प्रैक्टिस हम लोग फॉलो अप करते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपने मतलब फार्मेसी को अच्छा बनाने के लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है या फिर चाहे वो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, तो जितने भी फार्मेसी से रिलेटेड रेगुलेशन को अच्छा करने के लिए जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं, दैट इज गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस, ठीक है। तो गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस या फिर GRP भी आप इसको बोल सकते हैं। ये क्या है, एक प्रोसेस होती है जिसमें सिस्टम, टूल्स या फिर वो वाले मेथड जो कहीं ना कहीं रेगुलेशन की क्वालिटी को अच्छा करे, इम्प्रूव करें, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस बोलते हैं। यानी कि वो प्रोसेस, वो मेथड, वो टूल्स जो क्या करता है, रेगुलेशन की क्वालिटी को अच्छा करे। मतलब अगर आप कोई रूल बनाते हैं, ठीक है, तो रूल ऐसा बनाइए जो लोग जो हैं उसको रेगुलेट भी कर सके और उनकी उस पर्टिकुलर जो क्वालिटी है रेगुलेशन की उसको इम्प्रूव हो, बेनिफिट हो लोगों को। डेफिनेटली सी बात है, बेनिफिट्स के लिए ही हम ये सारी चीजें करते हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरर की कोई टर्म एंड कंडीशंस है तो वो इसलिए है कि उसकी जो जो बन रहा है, जो ड्रग बन रही है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, इम्प्रूव हो, ठीक है। तो जो भी जितने भी रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं तो उस पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन को, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी प्रोसेस या जो भी टूल या जो भी मेथड आप लोग यूज करते हैं, दैट इज गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस। और वो क्या होना चाहिए, इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज्ड होना जरूरी है। तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो भी हैं रेगुलेशंस, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी प्रोसेस, जो भी सिस्टम या जो भी टूल आप यूज करते हैं वो किस में आते हैं, गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस में आते हैं। देखो, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो आपको जो भी सुटेबल लगे आप वो लिख सकते हैं। सेकंड इसमें आता है बिफोर गवर्नमेंट इनिशिएटिव आर इम्प्लीमेंटेड। मतलब जैसे हमने कोई रूल रेगुलेशंस बना दिया और गवर्नमेंट है जो पब्लिक के लिए उसको में कोई ना कोई इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, लेकिन उससे पहले ये देख लेना चाहिए कि जो आप गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस की कोशिश कर रहे हैं आगे जाके, वो अच्छी भी है, उसका जो एनालिसिस इम्पैक्ट है वो क्या निकलेगा, ठीक है। जो आप इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो आप एक बार देख लें कि वो सही रहेगा या नहीं, ठीक है। ये हमें कब देखना है, गवर्नमेंट को जब उसको लागू करती है या कोई इम्प्लीमेंट करती है, तो इम्प्लीमेंट करने से पहले ये देख ले कि जो इम्प्लीमेंटेशन आप कर रहे हैं वो पब्लिक के लिए उसका इम्पैक्ट एनालिसिस क्या रहेगा, ठीक है।
तो बिफोर गवर्नमेंट इनिशिएटिव आर इम्प्लीमेंटेड, GRP सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंटेड पब्लिक कंसल्टेशन एंड स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। यानी कि वही सिंपल सीधी बात आ जाती है कि भैया ऐसा नहीं है कि देखना कुछ नहीं है और सीधा सीधा आपको क्या करना है, गवर्नमेंट का मन किया कि हम ये इम्प्लीमेंट कर देते तो कर दिया, ऐसा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने से पहले एक बार ये देख लेना चाहिए कि वो जो GRP सिस्टमेटिक करने की कोशिश कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है, वो पब्लिक के लिए कंसल्टेशन है, पब्लिक और स्टेक होल्डर उसमें इन्वॉल्व रहे, क्योंकि वही आपको बता पाएंगे कि इम्पैक्ट एनालिसिस कैसा होगा। उसके बाद गवर्नमेंट एक बार इम्पैक्ट एनालिसिस के लिए इंश्योर हो जाए, ये चीज को लेके इंश्योर हो जाए कि भाई जो आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो सभी के लिए जो है वो फिट होंगे, मतलब जो भी पर्पस है उसके लिए वो बिल्कुल फिट होंगे, और जो आउटकम है डेफिनेटली सी बात है, जो गवर्नमेंट का गोल है, गवर्नमेंट का गोल यही है कि पब्लिक जो रहे वो हेल्दी रहे, ठीक है। तो उनका वो जो पर्टिकुलर गोल है वो उसको अचीव करे, वो जो भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उनका जो गोल है वो फुलफिल होना नेसेसरी है। नेक्स्ट इसमें आता है ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहते हैं। तो गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस, जैसे कि अभी 2 लाइनें हमने बात की हैं, तो यही सबसे पहला तो मेन ऑब्जेक्टिव यही आता है कि ये जितना भी सारी चीजें होती हैं ये कहीं ना कहीं क्वालिटी, रेगुलेशन की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए रहती हैं, ठीक है। तो GRP प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ स्टेबलाइजिंग साउंड एंड इफेक्टिव ओवरसाइट ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्थ सिस्टम परफॉर्मेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो GRP है, यानी कि जो गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस है, वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जितने भी मेडिकल सर्विसेज है, चाहे वो फार्मा से रिलेटेड है, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं उनकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए तो उसको क्या के अच्छा एक स्टेबलाइजमेंट देने की कोशिश करता है। रेगुलेशंस आप बनाएंगे तो रेगुलेशंस आप अच्छे बनाइए, जिससे कि कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस है वो सही रहे, अच्छा रहे, हेल्दी सिस्टम रहे। उसके बाद इफ कंसिस्टेंटली and effectively implemented, they can lead to higher quality regulation, improve regulatory decision making and compliance, increase efficiency of regulatory system and better public health outcome। यानी कि जब भी आप कोई भी इफेक्टिव या फिर कंसिस्टेंटली इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी रूल रेगुलेशंस में, ठीक है, तो उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, हायर क्वालिटी रेगुलेशन होना जरूरी है। कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, इस चीज को लीड करते हैं कि भैया हायर क्वालिटी रेगुलेशन होना जरूरी है। डिसीजन मेकिंग जो रहता है रेगुलेटरी सिस्टम में उसको इम्प्रूव करता है, कहीं ना कहीं ये डिसीजन लेने में भी हमारा हेल्प करता है। और ये सारी चीजें कहाँ से निकल के आती हैं, मतलब गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है कि अब हमें इस रूल में इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसमें फीडबैक भी इंक्लूड होता है, कंप्लायंस भी इंक्लूड होता है। तो ये सारी चीजों को देख के ही कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में हमारा हेल्प होता है, ठीक है। तो जैसे कंप्लायंस आएंगी, डिसीजन गवर्नमेंट लेगी तो इम्प्लीमेंट होगा। इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ रेगुलेटरी सिस्टम एंड बेटर पब्लिक हेल्थ आउटकम। यानी कि जो रेगुलेटरी सिस्टम की इफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, और जिससे आउटकम जो निकलेगा वो पब्लिक की हेल्थ अच्छी निकलेगी। जितना ज्यादा डेवलपमेंट, जितना ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन आप पब्लिक के लिए करते हैं, डेफिनेटली वो उनको आउटकम जो होगा वो अच्छा ही होगा, ठीक है। दे हेल्प टू इंश्योर दैट रेगुलेटरी सिस्टम रिमेन करंट एज टेक्नोलॉजीज एंड द सिस्टम इन विच दे आर यूज कंटिन्यू टू इन्वॉल्व, ठीक है। तो इन्वॉल्व का मतलब, यहाँ ये इन्वॉल्व का मतलब वो नहीं होते जो IN वाला होता है, मेनली इसका मतलब हमारा होता है कि देखिए चीजें 2 टाइप की होती हैं। फर्स्टली कि भाई आपने रेगुलेशन तो कर दिया है लेकिन आप उस पे कोई एक्शन मूवमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। जैसे रेगुलेशन आपने 2014 में किया है लेकिन टेक्नोलॉजी 2018 तक आ गई है और आपने उसमें रूल में कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं वो क्या कर देगा, वो जो रेगुलेटरी प्रैक्टिस है उसको कहीं ना कहीं डिले कर देगा, ठीक है, उसको डिक्रीज कर देगा, उसका जो मूवमेंट है। तो हमें क्या करना है, हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना है। तो एक बार इंश्योर हो जाइए कि जो भी रेगुलेटरी सिस्टम अभी चल रहा है तो करंट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ही चले, ठीक है, और जिससे क्या हो कि जिससे जितने भी हमारे पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन है वो सही से है, पब्लिक उनको बिल्कुल सही से रेगुलेट करे, जिसकी वजह से दे कैन यूज्ड कंटिन्यू टू
इन्वॉल्व, यानी कि ये कहीं ना कहीं कंटिन्यू पालन होता रहे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 2014 में अगर कोई रूल रेगुलेशन आया था और 2018 में टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो डेफिनेटली सी बात है अगर आप टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर उसको कोई पालन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और रेगुलेशन सिस्टम चला रहे हैं तो डेफिनेटली सब लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्युनिटी फार्मेसी में जीआरपी का क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है। कम्युनिटी फार्मेसी का मतलब आप समझते होंगे जो जनरल फार्मेसी होती है। ठीक है, कहीं भी गांव में खुला हुआ है, कहीं सिटी में मार्केट में खुला हुआ है, दैट इज कम्युनिटी फार्मेसी। ठीक है, तो कम्युनिटी फार्मेसी का जीआरपी में क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो जो जीआरपी है वो इंश्योर करती है कि जो लाइसेंस है, जो परमिट है, वो बिल्कुल अप टू डेट रहना चाहिए। ठीक है या नहीं है, या फिर जितना भी ड्रग डिस्पेंसिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है वो डेफिनेटली अप टू डेट रहना चाहिए, ये इंश्योर करती है। प्रॉपर लेबलिंग है या नहीं है ये इंश्योर करती है। स्टोरेज कंप्लायंस क्या है, ठीक है, लोकल रेगुलेशंस में के साथ, तो उन सारी चीजों को ये क्या करता है, इंश्योर करता है कम्युनिटी फार्मेसी में। ई गवर्नेंस यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है, तो ये क्या करता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जो ऑनलाइन सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका जो मेनली यूज्ड होता है वो ड्रग डिस्पेंसिंग रिकॉर्ड को मेंटेन और मैनेज करने में होता है। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन को रिन्यूअल करने में होता है। ठीक है, इंस्पेक्शन आर कंडक्टिंग रेगुलरली टू इंश्योर दैट द फार्मेसी इज इन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी स्टैंडर्ड, यानी कि जो इंस्पेक्शन होता है कम्युनिटी फार्मेसी का वो इसीलिए होता है कि वो इंश्योर कर सके कि भाई जो फार्मेसी है वो प्रॉपर रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, जो स्टैंडर्ड रेगुलेशन बनाए गए हैं उनके साथ कोई कंप्लायंस तो नहीं है। तो ये सारी चीजें कौन करता है, ये मेनली जीआरपी को फॉलो अप करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंटेशन फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी लाइसेंस, यानी कि लाइसेंस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड हमें पड़ती है। अब देखिए लाइसेंस काफ़ी सारे टाइप के होते हैं, जैसे सेल लाइसेंस होता है, रिटेल लाइसेंस अलग होता है, होलसेल लाइसेंस अलग होता है। तो इन लाइसेंस के लिए इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या नीड पड़ती है वो हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो जो सबसे पहले एप्लीकेंट होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए के अकॉर्डिंग उसको पहले एप्लीकेशन फुलफिल करनी होती है। पार्टनरशिप डीड होती है अगर पार्टनरशिप है तो, उसके बाद एलएलपी एग्रीमेंट होता है, ये भी पार्टनरशिप के कंडीशन में ही है। अगर पार्टनरशिप है तो आपको एलएलपी एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा। एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, आईडी प्रूफ चाहिएगा, पार्टनर है तो पार्टनरशिप का, डायरेक्टर है तो डायरेक्टर का। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिएगा, अगर आपका मतलब आपके पास खुद से जमीन है और खुद आपकी मतलब जमीन जो है आप खुद उसके ओनर है तो आपको एक ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स की कॉपी चाहिएगी। लेकिन अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी पे खरीदना चाह रहे हैं, अगर जो प्रॉपर्टी है वो रेंट पे है तो फिर रेंटल एग्रीमेंट आपको चाहिएगा, प्लस आपको एनओसी भी चाहिएगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि भाई ऑनर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। उसके बाद साइट प्लान कहाँ क्या है, आप कहाँ खोलना चाह रहे हो, कौन सी जगह खोलना चाह रहे हो, किस सिटी में खोलना चाह रहे हैं, और की प्लान आपके क्या क्या रहेंगे प्रमाइसिस के। उसके बाद बीआरपी के आपका कॉपी लगेगा, बोर्ड रिजोल्यूशन परमिटिंग का आपको क्या चाहिएगा, कॉपी चाहिएगा लाइसेंस के लिए। उसके बाद आपके पास प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा कि कितना स्टोरेज स्पेस आपके पास है, कोल्ड स्टोरेज अलग से मेंटेन किया है या नहीं किया है, रेफ्रिजरेटर है या नहीं, तो कुछ इस टाइप की चीज़ों का आपको प्रूफ चाहिएगा। ठीक है, देना पड़ेगा। उसके बाद आपको कॉपी ऑफ ए चालान एज प्रूफ ऑफ डिपोजिटिंग फीस, यानी कि जो भी आपने डिपॉजिट की है फीस उसका आपको चालान चाहिएगा, चालान की कॉपी चाहिएगी। एफिडेविट आपको चाहिएगा। ठीक है, नॉन कन्वेंशन ऑफ पार्टनर या फिर डायरेक्टर, जो भी फर्म का पार्टनर है डायरेक्टर है उसके रिगार्डिंग आपको एफिडेविट चाहिएगा। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या फिर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या फिर कम्पिटेंट पर्सन का जो भी है आपके साथ में उसके भी एफिडेविट आपको चाहिएगा। कवर लेटर चाहिएगा विद नेम एंड डेजिग्नेशन, जो भी एप्लीकेंट है उसका नेम और डेजिग्नेशन क्या है उसका आपको एक कवर लेटर चाहिएगा। ठीक है, डिक्लेरेशन आपको जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसमें आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये सारी की सारी सही है, अगर सही नहीं है तो फिर वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं
आप पे, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेंट जो है उसका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिएगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये थे सेल लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट इसमें आता है कि अगर कोई रिटेल सेल में फार्मासिस्ट है तो उसको डॉक्यूमेंटेशन की कौन कौन सी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर कोई होलसेल में फार्मासिस्ट है तो उसको कौन कौन से सर्टिफिकेट्स की या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो पहले बात करते हैं रिटेल सेल के लिए फार्मासिस्ट में, तो उसके पास क्वालिफिकेशन का प्रूफ होना जरूरी है, ठीक है। जो भी लोकल फार्मेसी काउंसलिंग है उससे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और अपॉइंटमेंट लेटर होना जरूरी है। अगर यही बात होलसेल के लिए देखा जाए तो क्वालिफिकेशन का प्रूफ होना जरूरी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है और अपॉइंटमेंट लेटर होना जरूरी है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है प्री रिक्वेसाइट्स फॉर ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस, यानी कि लाइसेंस के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें रहती हैं, ठीक है। कि मतलब क्या क्या ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं या क्या क्या ऑब्जर्वेशन में आएगा, क्या क्या इंस्पेक्शन में आएगा। तो लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए क्या क्या नियम और शर्तें हैं। तो सबसे फर्स्ट फार्मासिस्ट और कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल में आता है, ठीक है। द फार्मासिस्ट मस्ट बी क्वालिफाइड इन केस ऑफ रिटेल बिजनेस। अगर रिटेल बिजनेस के पर्पज से आप करना चाहते हैं तो जो फार्मासिस्ट है वो क्वालिफाइड होना जरूरी है। और अगर होलसेल बिजनेस के अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं तो जो इंडिविजुअल है वो ग्रेजुएट होना चाहिए विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। और अगर अंडर ग्रेजुएट है तो उसको 4 साल का एक्सपीरियंस होना नेसेसरी है, दैट इज द रिक्वायरमेंट, ठीक है। सेकेंड इसमें आता है स्पेस रिक्वायरमेंट। तो स्पेस रिक्वायरमेंट में क्या है कि कितना स्पेस नेसेसरी होता है, ठीक है। तो जो फार्मेसी यूनिट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये कि भाई कितना स्पेस हमारा ज़रूरी है। तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे होलसेल का बिजनेस आप करना चाहते हैं, चाहे रिटेल लाइसेंस आप लेना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो फार्मेसी के लिए एरिया होना चाहिए वो होना चाहिए 15 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, ठीक है। और रिटेल और मेडिकल शॉप के लिए आपके पास जो है वो 10 स्क्वायर मीटर होना नेसेसरी है एरिया। मतलब वही है जो पीसीआई के अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन है। तो अगर आप इनके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको स्पेस भी दिखाना जरूरी है, ठीक है। स्टोरेज फैसिलिटी, अब कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो स्टोरेज फैसिलिटी मैटर करती है, जिनको लो टेम्परेचर पे रखना है या फिर रेफ्रिजरेटर में रखना है या एयर कंडीशनर में रखना है। तो उन मेडिसिन के लिए आपके पास ये फैसिलिटी रिक्वायर्ड होना जरूरी है, ठीक है। तो ये फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल होना जरूरी है, आपको रखना है। टेक्निकल स्टाफ सबसे पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद उसको डीप नॉलेज होनी चाहिए अपने फील्ड की, ठीक है। स्टाफ अगर होलसेल फार्मेसी का है तो वो ग्रेजुएट और 1 ईयर का एक्सपीरियंस चल जाएगा, लेकिन अगर मतलब अंडर ग्रेजुएट है और 4 साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट इसमें आते हैं रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। जैसे हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो उसको कुछ टाइम के बाद हमें रिन्यू कराना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्या है एक्सपायर हो जाएगा। तो जैसे अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको पता होगा, या बी फार्मा किया है तो हमारा भी क्या होता है, लाइसेंस का एक टाइम होता है, उसके बाद आपको रिन्यू कराना होता है। तो जो सेल लाइसेंस होता है उसके रिन्यूअल के लिए भी आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, जैसा आपने तब किया होगा जब न्यू लाइसेंस के लिए आपने अप्लाई किया होगा। और उसके बाद जो भी नेसेसरी फीस है रिन्यूअल की वो आपको पे करना होगा, ठीक है। और जो फीस होती है रिन्यूअल की वो सेम फीस होती है जो आपने उस टाइम किया था जब आपने न्यू लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। लेकिन अगर आप रिन्यूअल में लेट करते हैं तो डेफिनेटली सी बात है आपका लेट फीस जो भी होगा वो आपको रहेगा, ठीक है। और ये 6 मंथ मतलब ऐसे करके आपको बढ़ता रहेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको टाइमली रिन्यू कराना है, अदरवाइज लेट फीस आपसे ली जाएगी। लेट फीस है यहाँ पे जैसे 500 1000 500 तो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो आपको क्या है टाइमली अपना रिन्यूअल कराना है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से रिक्वायरमेंट होता है रिन्यूअल के लिए। तो सबसे पहले लास्ट का जो रिन्यूअल होगा उसकी कॉपी, और उसके बाद जो भी फार्मासिस्ट है या फिर फार्मासिस्ट है उसमें, या फिर करंट रेंट एग्रीमेंट है उसका एफिडेविट आपको देना होगा, ठीक है। और एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा जहाँ पे भी आपने अपना ये जो पर्टिकुलर सेल का जो भी है व्यापार है ये आपने जहाँ पे भी किया है, चाहे वो ऑनरशिप में किया है चाहे वो फिर आपने रेंट में किया है, जैसे भी किया है तो जो भी ऑथोराइज्ड एप्लीकेंट होगा उसको अपना एड्रेस प्रूफ देना होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग एंड मेडिकल डिवाइस, यानी कि अगर
आप किसी ड्रग को इंपोर्ट एक्सपोर्ट या किसी मेडिकल डिवाइस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो जीआरपी यानी कि रेगुलेटिंग प्रैक्टिस का क्या काम रहता है, ठीक है। तो इसमें भी डेफिनेटली सी बात है कि अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए जो रूल रेगुलेशन है वो अच्छा तरीके से रेगुलेट किए जाएं दोनों साइड से, तो ज़्यादा बेटर है। तो गुड रेगुलेटिंग प्रैक्टिस इज एन इम्पोर्टेंट and export involve compliance with regulatory requirements for the import and export of drug and medical devices। यानी कि अगर हम किसी ड्रग को या मेडिकल डिवाइसेस को इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो जो उसकी कंप्लायंस होती है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है, उन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है जीआरपी में, ठीक है। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल किया जाता है, कंप्लायंस को चेकआउट किया जाता है, तो सारी चीज़ें जीआरपी में की जाती हैं। क्योंकि इसीलिए क्या है, रेगुलेटिंग प्रैक्टिस है, लेकिन रेगुलेटिंग प्रैक्टिस किसके लिए, एक तो अच्छा होना चाहिए, गुड होना चाहिए, और दूसरी बात किसके लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए है, ठीक है। लाइसेंस एंड परमिट मस्ट बी ऑब्टेन बिफोर इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। यानी कि मतलब अगर आप कोई भी मेडिकल डिवाइस या कोई ड्रग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके पास डेफिनेटली सी बात है लाइसेंस और परमिट होना नेसेसरी है। एंड डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर, कस्टम्स क्लियरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन मस्ट बी मेंटेन। यानी कि जो भी उनका डॉक्यूमेंट कागजी कार्रवाई है वो आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो प्रोसीजर रहता है तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन की हमारी रिक्वायरमेंट्स रहती है वो पूरा फुलफिल रहना चाहिए। जो कस्टम क्लियरेंस रहता है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज रहती है, रेगुलेशंस रहते हैं, वो आपको मेंटेन करके चलना है। लास्ट में हमें बात करनी है ई गवर्नेंस ऑफ लाइसेंस, यानी कि लाइसेंस को अप्लाई करना है, चाहे हमें इशू करना है, रिन्यू करना है, रिवोक करना है, तो उसके लिए क्या है, आज के टाइम में इतना टेक्नोलॉजी आ गई है, सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गए हैं। तो E4 मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कुछ इस टाइप लाइसेंस को अप्लाई या रिन्यू या रिवोक करने के लिए आप यूज करते हो तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, गवर्नेंस ऑफ लाइसेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस ऑफ लाइसेंस का मतलब है जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को रेफर करते हैं। जैसे आज के टाइम में ऑनलाइन हम लाइसेंस के लिए अप्लाई करवा देते हैं, उसके बाद कोविड के बाद तो टोटली जो हो गया है वो ऑनलाइन बेसिस हो गया है, ठीक है। तो चाहे वो सेल का हो, चाहे होलसेल का हो, या जो भी है, कोई सी किसी भी टाइप का लाइसेंस हो, तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टेक्नोलॉजी जो हम यूज करते हैं, ठीक है, इश्यू कराने में, रिन्यू कराने में, लाइसेंस को रिवोक कराने में किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा, तो उसको बोला जाता है ई गवर्नेंस ऑफ लाइसेंस। यानी कि या फिर सेकंड टर्म आप इसमें ये बोल सकते हो कि जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या फिर टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं जिसमें हम गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा लाइसेंस को रिवोक, रिन्यू या फिर इशू कराने के लिए हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है ई गवर्नेंस ऑफ लाइसेंस। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक है, गवर्नेंस का मतलब होता है गवर्नमेंट अथॉरिटी, लाइसेंस का मतलब होता है लाइसेंस। लाइसेंस को अप्लाई, रिन्यू कराने के लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है। Basically, this approaches replace traditional paper-based system with digital platform that allow for more efficient, transparent and secure processing of license। अब पहले क्या होता था, पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते थे ऑफलाइन, ठीक है, पेपर बेस्ड सारा सिस्टम होता था। लेकिन आज के टाइम में इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है कि सारा का सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होता है, जो कहीं ना कहीं पैसे में भी हमारा पैसे की भी बचत होती है, दूसरी बात टाइम की भी बचत होता है, मोर इफिशिएंट होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, दूसरी बात सिक्योर प्रोसेस होती है, ठीक है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं, पेपर बेस्ड सिस्टम हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ई गवर्नेंस ऑफ लाइसेंस कैन बेनिफिट बोथ the government and the public by reducing administrative cost, improving accuracy and consistency of license data। यानी कि जो ई गवर्नेंस सिस्टम अभी ये आया है तो इसमें दोनों को ही बेनिफिट है, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट है और पब्लिक को भी बेनिफिट है। पहले क्या होता था, पेपर के चट्टे लग जाते थे, ठीक है, फाइल्स दब जाती थी, तो वो फाइल्स पता चला बहुत सालों में निकली है या निकली ही नहीं है। तो आज के टाइम में क्या है, एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है उसको भी रिड्यूस कर रहा है, इम्प्रूविंग एक्यूरेसी इम्प्रूव हो रही है, कंसिस्टेंसी हो रहा है लाइसेंस डाटा में, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एंड इंक्रीजिंग एक्सेस टू सर्विसेज, कहीं ना कहीं सर्विसेज को भी बेनिफिशियल हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है।
It's also allow for greater automation and integration with other government system which can improve data sharing and decision making। यानी कि डेफिनेटली सी बात है कि डाटा जो है वो कलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है, और एक्यूरेट डाटा हो रहा है, एक्यूरेसी आ रही है डाटा में, कहीं ना कहीं ऑटोमेशन बढ़ रहा है, ठीक है, और गवर्नमेंट सिस्टम का जो इंटीग्रेशन है वो भी उसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है, डिसीजन लेने में भी डाटा शेयरिंग भी इम्प्रूव हो रहा है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ ई गवर्नेंस ऑफ लाइसेंस टिपिकली इन्वॉल्व द यूज ऑफ ऑनलाइन पोर्टल। डेफिनेटली सी बात है कि ई गवर्नेंस के अपने लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए अपने अपने ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं, रिन्यूअल पोर्टल्स होते हैं, ठीक है। आप मोबाइल ऐप यूज कर सकते हैं, जैसे फार्मा के लिए डिजी फार्मा आज के टाइम में आया है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है सारा। आप सिर्फ उसमें अपना कुछ डिटेल्स डालिए, जैसे कि एनरोलमेंट नंबर वगैरह हो गया, तो सारा का सारा डिटेल्स आपका खुल के आ जाता है, तो बेनिफिशियल है। उसके बाद आज के टाइम में आप पीसीआई पे अपनी लॉगिन आईडी बना रहे हैं, ऑनलाइन बना रहे हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म होने का बहुत सारा फायदा है, चाहे वो सिटीजन्स के लिए है, सिटीजन्स के लिए भी ये अलाउ है, बिजनेस के लिए भी अलाउ है, ठीक है। लाइसेंस को मैनेज करने के लिए आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं, मोबाइल ऐप से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसमें फीचर्स की बात की जाए तो आप ऑनलाइन पेमेंट करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी के हाथ में पहले क्या होता था कि भाई जब ऑफलाइन डाटाबेस होता था तो कहीं ना कहीं करप्शन होता था कि 500 रुपये दीजिए हम आपका काम जल्दी। तो आज के टाइम में क्या है, एक्यूरेसी है, ट्रांसपेरेंसी है, ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है, किसी के हाथ में आपको पैसे नहीं देने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद सारी चीज़ें जो भी हैं वो टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट होती रहेंगी। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होने वाला है, व्हाट इज गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस। रेगुलेटरी प्रैक्टिस के बारे में बताना है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास होने वाला है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस इन कम्युनिटी फार्मेसी। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास होने वाला है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस। ठीक है, रिक्वायरमेंट में आप डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट भी बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, डिफाइन ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो पहले आप वीडियो देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 की, जिसमें हमें बात करना है इंट्रोडक्शन टू BCS सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा, क्लासिफिकेशन रहेगा, क्लिनिकल ट्रायल्स के कॉन्सेप्ट रहेंगे, ANDA रहेगा, NDA रहेगा, क्या फुल फॉर्म होती है, इनमें क्या होती है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। न्यू ड्रग डेवलपमेंट कैसे होता है, शेड्यूल वाई क्या होता है, ब्रांडेड और वर्सेस जेनरिक क्या रहता है, ठीक है, ट्रेड नेम कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, पेटेंट लॉ क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, राइट्स क्या होते हैं, ठीक है, इमरजेंसी और यूज ऑथराइजेशंस क्या क्या होते हैं। तो ये डेफिनेटली सी बात है, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन काफी अच्छा चैप्टर होने वाला है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमारे आते हैं, जैसे कुछ ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि जेनरिक और ब्रांडेड ड्रग्स में क्या डिफरेंस होता है, और जो ये पेटेंट लॉ है तो पेटेंट कैसे कराया जाता है। तो ये काफी सही टॉपिक है इसमें, तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.